कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। कहानियों, कविताओं और व्यंग के रूप में साहित्य हमें वक्त विशेष के देश, समाज और जीवन दर्शन से अवगत कराता है। यह हमारा एक प्रयास है ऐसी रचनाओं को आवाज़ देकर आप तक पहुंचाने का। हमारे साथ जुड़िए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कथा कहानी काव्य। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी रियासत का दीवान का दूसरा भाग। दम से दम में सारी रियासत में यह समाचार फैल गया। जयकृष्ण अपने शील स्वभाव के कारण जनता में बड़ा प्रिय था। लोग बाजारों और चौरस्तों पर खड़े हो होकर इस कांड पर आलोचना करने लगे। अजी, वह आदमी नहीं था भाई, उसे किसी देवता का अवतार समझो। महाराज के पास जाकर बेधड़क बोला, अभी बेगार बंद कीजिए वरना शहर में हंगामा हो जाएगा। राजा साहब की तो जबान बंद हो गई, बगले झांकने लगे। शेर है शेर, उम्र तो कुछ नहीं पर आफत का परकाला है, और वह बेगार बंद करा के रहता हमेशा के लिए। राजा साहब को भागने की राह ना मिलती। सुना गिगियाने लगे। मुदा इसी बीच में दीवान साहब पहुंच गए और उसे देश निकाला का हुक्म दे दिया। यह हुक्म सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन बाप का अपमान न किया। ऐसे बाप को तो गोली मार देनी चाहिए। बाप है या दुश्मन, वह कुछ भी हो, हैं तो बाप ही। सुनीता सारे दिन बैठी रोती रहती, जैसे कोई उसके कलेजे पर बर्छियां चुभो रहा था। बेचारा न जाने कहाँ चला गया, अभी जलपान तक न किया था। चूल्हे में जाए ऐसा भोग विलास जिसके पीछे उसे बेटे को त्यागना पड़े। हृदय में ऐसा द्वेग उठा कि इसी दम पति और घर को छोड़कर रियासत से निकल जाए। जहां ऐसे नर पिशाचों का राज्य है, इन्हें अपनी दीवानी प्यारी है, उसे लेकर रहें। वह अपने पुत्र के साथ उपवास करेगी, पर उसे आंखों से देखती तो रहेगी। एकाएक वह उठकर महारानी के पास चली गई। वह उनसे फरियाद करेगी, उन्हें भी ईश्वर ने बालक दिया है। उन्हें क्या एक अभिमानी माता पर दया न आएगी? इससे पहले भी वह कई बार महारानी के दर्शन कर चुकी थी। उसका मुरझाया हुआ मन आशा से लहलहा उठा। लेकिन रनिवास में पहुंची तो देखा महारानी के तेवर भी बदले हुए हैं। उसे देखते ही बोली, तुम्हारा लड़का बड़ा उज्जड है, जरा भी अदब नहीं। किससे किस तरह बात करनी चाहिए इसका जरा भी सलीका नहीं। न जाने विश्वविद्यालय में क्या पढ़ा करता है। आज महाराज से उलझ बैठा, कहता था बेगार बंद कर दीजिए और एजेंट साहब के स्वागत सत्कार की कोई तैयारी न कीजिए। इतनी समझ भी उसे नहीं है कि इस तरह राजा कै घंटे गद्दी पर रह सकता है। एजेंट बहुत बड़ा अफसर ना सही, लेकिन है तो बादशाह का प्रतिनिधि। उसका आदर सत्कार करना तो हमारा धर्म है। फिर ये बेगार किस दिन काम आएंगे? उन्हें रियासत से जागीरें मिली हुई हैं, किस दिन के लिए? प्रजा में विद्रोह की आग भड़काना कोई भले आदमी का काम है? जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद करो। महाराज ने दीवान साहब का मुलाहिजा किया, नहीं तो हिरासत में डलवा देते। अब बच्चा नहीं है, खासा 5 हाथ का जवान है, सब कुछ देखता है और समझता है। हम हाकिमों से बैर करें तो कै दिन का निभाह हो? उसका क्या बिगड़ता है? कहीं 150 की चाकरी पा जाएगा, यहां तो करोड़ों की रियासत बर्बाद हो जाएगी। सुनीता ने आंचल फैलाकर कहा, महारानी बहुत सत्य कहती हैं, पर अब तो उसका अपराध क्षमा कीजिए। बेचारा लज्जा और भय के मारे घर नहीं गया, न जाने किधर चला गया। हमारे जीवन का एक यही अवलंब है महारानी, हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे। आंचल फैलाकर भीख मांगती हूँ, उसको क्षमा दान दीजिए। माता के हृदय को आपसे ज्यादा और कौन समझेगा? आप महाराज से सिफारिश कर दें। महारानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखते हुए मानो वह कोई बड़ी अनोखी बात कह रही है, और अपने रंगे हुए होठों पर अंगूठियों से जगमगाती हुई उंगलियों को रखकर बोली, क्या कहती हूँ सुनीता देवी?
उस युवक की महाराज से सिफारिश करूं जो हमारी जड़ें खोदने पर तुला हुआ है? आस्तीन में सांप पालूं? तुम किस मुंह से ऐसी बातें करती हो? और महाराज मुझे क्या कहेंगे? ना ना, मैं इस बीच में ना पड़ूंगी। उसने जो बीज बोए हैं उसका वह फल खाए। मेरा लड़का ऐसा नालायक होता तो उसका मुंह न देखती। और तुम ऐसे बेटे की सिफारिश करना चाहती हो? सुनीता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, महारानी ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। महारानी मसनत टेक कर उठ बैठी और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, अगर तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी तो तुमने भूल की। हमारे द्रोही की सिफारिश लेकर हमारे पास आना, इसके सिवा और क्या है कि तुम्हारे उसके अपराध को बाल क्रीड़ा समझ रही हो? अगर तुमने अपराध की भीषणता का ठीक अनुमान किया होता तो मेरे पास कभी ना आती। जिसने इस रियासत का नमक खाया हो वह रियासत के द्रोही की पीठ सहलाए? वह स्वयं राजद्रोही है। इसके सिवा और क्या कहूं? सुनीता भी गर्म हो गई। पुत्र स्नेह म्यान से बाहर निकल आया। बोली, राजा का कर्तव्य केवल अपने अफसरों को प्रसन्न करना नहीं है। प्रजा को पालने की जिम्मेदारी इससे कहीं बढ़कर है। उसी समय महाराज ने कमरे में कदम रखा। रानी ने उठकर स्वागत किया और सुनीता सिर झुकाए निस्पंद खड़ी रही। राजा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, यह कौन महिला है जो तुम्हें राजा के कर्तव्य का उपदेश दे रही थी? रानी ने सुनीता की ओर आंख मारकर कहा, यह दीवान साहब की धर्म पत्नी है। राजा साहब की त्योरियां चढ़ गई। ओठ चबाकर बोले, जब माँ ऐसी पैनी छुरी है तो लड़का क्यों ना जहर बुझाया हुआ हो। देवी जी, मैं तुमसे यह शिक्षा नहीं लेना चाहता कि राजा का अपनी प्रजा के साथ क्या धर्म है। यह शिक्षा मुझे कई पीढ़ियों से मिलती चली आई है। बेहतर हो कि तुम किसी से यह शिक्षा प्राप्त कर लो कि स्वामी के प्रति उसकी सेवक का क्या धर्म है और जो नमक हराम है उसके साथ स्वामी को कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह कहते हुए राजा साहब उसी उन्माद की दशा में बाहर चले गए। मिस्टर मेहता घर जा रहे थे। राजा साहब ने कठोर स्वर में पुकारा, सुनिए मिस्टर मेहता, आपके सपूत तो विदा हो गए, लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ कि आपकी देवी जी राजद्रोह के मैदान में उनसे भी 2 कदम आगे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा वह केवल रिकॉर्ड हैं जिसमें देवी जी की आवाज़ ही बोल रही है। मैं नहीं चाहता कि जो व्यक्ति रियासत का संचालक हो उसके साए में रियासत के विद्रोहियों को आश्रय मिले। आप खुद इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते। यह हरगिज मेरा न्याय न होगा यदि मैं अनुमान कर लूं कि आप ही ने यह मंत्र फूंका है। मिस्टर मेहता अपनी स्वामी भक्ति पर यह आक्षेप न सह सके। व्यथित कंठ से बोले, यह तो मैं किस जबान से कहूं कि दीन बंधु इस विषय में मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन मैं सर्वथा निर्दोष हूं। मुझे यह देखकर दुख होता है कि मेरी वफादारी पर यूं संदेह किया जा रहा है। वफादारी केवल शब्दों से नहीं होती। मेरा ख्याल है कि मैं उसका प्रमाण दे चुका हूं। नई नई दलीलों के लिए नए नए प्रमाणों की जरूरत है। आपके पुत्र के लिए जो दंड विधान था वही आपकी स्त्री के लिए भी है। मैं इसमें किसी भी तरह का उज्र नहीं चाहता और इसी वक्त इस हुक्म की तामील होनी चाहिए। लेकिन दीनानाथ, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मुझे कुछ निवेदन करने की आज्ञा न मिलेगी? बिल्कुल नहीं, यह मेरा आखिरी हुक्म है। मिस्टर मेहता यहाँ से चले तो उन्हें सुनीता पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इन सभी को न जाने क्या सनक सवार हो गई है। जयकृष्ण तो खैर बालक है, बेसमझ है, इस बुढ़िया को क्या सूझी? न जाने रानी से जाकर क्या कह आई। किसी को मुझसे हमदर्दी नहीं, सब अपनी धुन में मस्त हैं। जिस मुसीबत से मैं अपनी जिंदगी के दिन काट रहा हूं ये कोई नहीं समझता। कितनी निराशा और विपत्ति के बाद जहां जरा निश्चित हुआ था कि इन सभी ने ये नया तूफान खड़ा कर दिया। न्याय और सत्य का ठीकरा क्या हम ही ने ले रखा है? यहां भी वही हो रहा है जो दुनिया में हो रहा है, कोई नई बात नहीं। संसार में दुर्बल और दरिद्र होना पाप है, इसकी सजा से कोई बच नहीं सकता। बाज कबूतर पर कभी दया नहीं करता। सत्य और न्याय का समर्थन मनुष्य की सज्जनता और सभ्यता का एक अंग है। बेशक इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन
जिस तरह और सभी प्राणी केवल मुख से इसका समर्थन करते हैं, क्या उसी तरह हम भी नहीं कर सकते? और जिन लोगों का पक्ष लिया जाए, वे भी तो कुछ इसका महत्व समझें। आज राजा साहब इन्हीं बेगारों से ज़रा हंसकर बातें करें तो वे अपने सारे दुखड़े भूल जाएंगे और उल्टे हमारे शत्रु बन जाएंगे। शायद सुनीता महारानी के पास जाकर अपने दिल का बुखार निकाल आई हैं। गधी ये भी नहीं समझती कि दुनिया में किसी तरह मान मर्यादा का निर्वाह करते हुए जिंदगी काट लेना ही हमारा धर्म है। अगर भाग्य में यश और कीर्ति बदी होती तो इस तरह दूसरों की गुलामी क्यों करता? लेकिन समस्या यह है कि इसे भेजूं कहाँ? मैके में कोई है नहीं, घर में कोई है नहीं। अब मैं इस चिंता में कहाँ तक मरूं? जहां जी चाहे जाए, जैसा किया वैसा भोगे। वह इसी क्षोभ और ग्लानि की दशा में घर गए और सुनीता से बोले, आखिर तुम्हें भी वही पागलपन सूझा जो उस लौंडे को सूझा था। मैं कहता हूं, आखिर तुम्हें कभी समझ आएगी या नहीं? क्या सारे संसार के सुधार का बीड़ा हम ही ने उठाया है? कौन राजा ऐसा है जो अपनी प्रजा पर जुल्म न करता हो, उनके स्वत्वों का अपहरण न करता हो? राजा ही क्यों, हम तुम सभी तो दूसरों पर अन्याय कर रहे हैं। तुम्हें क्या हक है कि तुम दर्जन खिदमतगार रखो और उन्हें जरा जरा सी बात पर सजा दो? न्याय और सत्य निरर्थक शब्द हैं, जिनकी उपयोगिता इसके सिवा और कुछ नहीं कि बुद्धुओं की गर्दन मारी जाए और समझदारों की वाह वाह हो। तुम और तुम्हारा लड़का उन्हीं बुद्धुओं में है और इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। महाराज का हुक्म है कि तुम 3 घंटे के अंदर सियासत से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस आकर तुम्हें निकाल देगी। मैंने तो तय कर लिया है कि राजा साहब की इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से ना निकालूंगा। न्याय का पक्ष लेकर देख लिया है। हैरानी और अपमान के सिवा और कुछ हाथ ना आया। जिनकी हिमायत की थी वे आज भी उसी में हैं, बल्कि उससे भी और बदतर। मैं साफ कहता हूं कि तुम्हारी उद्दंडताओं का तावान देने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं गुप्त रूप से तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता। सुनीता ने गर्व के साथ कहा, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं। कहीं भेद खुल जाए तो दीन बंधु तुम्हारे ऊपर कोप का वज्र गिरा दें। तुम्हें अपना पद और सम्मान प्यारा है, उसका आनंद से उपभोग करो। मेरा लड़का और कुछ न कर सकेगा तो पाव भर आटा तो कमा ही लाएगा। मैं भी देखूंगी कि तुम्हारी स्वामी भक्ति कब तक निभती है और कब तक तुम अपनी आत्मा की हत्या करते हो। मेहता ने तिलमिलाकर कहा, क्या तुम चाहती हो कि फिर उसी तरह चारों तरफ ठोकरें खाता फिरूं? सुनीता ने घाव पर नमक छिड़का, नहीं, कदापि नहीं। अब तक तो मैं समझती थी तुम्हें ठोकरे खाने में मजा आता है, तथा पद और अधिकार से भी मूल्यवान कोई वस्तु तुम्हारे पास है जिसकी रक्षा के लिए तुम ठोकरे खाना अच्छा समझते हो। अब मालूम हुआ तुम्हें अपना पद अपनी आत्मा से भी प्रिय है, फिर क्यों ठोकरे खाओ? मगर कभी कभी अपना कुशल समाचार भेजते रहोगे या राजा साहब की आज्ञा लेनी पड़ेगी? राजा साहब इतने न्याय शून्य हैं कि मेरे पत्र व्यवहार में रोक टोक करें। अच्छा, राजा साहब में इतनी आदमियत है? मुझे तो विश्वास नहीं आता। तुम अब भी अपनी गलती पर लज्जित नहीं हो? मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो ईश्वर से चाहती हूं कि जो मैंने आज किया वह बार बार करने का मुझे अवसर मिले। मेहता ने अरुचि से पूछा, तुमने कहाँ जाने का इरादा किया है? जहन्नुम में। गलती आप करती हो, गुस्सा मुझ पर उतारती हो। मैं तुम्हें इतना निर्लज न समझती थी। मैं भी इसी शब्द का तुम्हारे लिए प्रयोग कर सकता हूं, केवल मुख से, मन से नहीं। मिस्टर मेहता लज्जित हो गए। जब सुनीता की विदाई का समय आया तो स्त्री पुरुष दोनों खूब रोए और एक तरह से सुनीता ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। वास्तव में इस बेकारी के दिनों में मेहता ने जो कुछ किया वही उचित था। बेचारे कहाँ मारे मारे फिरते। पॉलिटिकल एजेंट साहब पधारे और कई दिन तक दावतें खाईं और खूब शिकार खेला। राजा साहब ने उनकी तारीफ की, उन्होंने राजा साहब की तारीफ की। राजा साहब ने उन्हें लॉयल्टी का विश्वास दिलाया और सत्या राज्य को आदर्श कहा और राजा साहब को न्याय और सेवा का अवतार स्वीकार किया और 3 दिन में रियासत को 2.5 लाख की चपत देकर विदा हो गए। मिस्टर मेहता का दिमाग आसमान पर था।
सभी उनकी कारगुजारी की प्रशंसा कर रहे थे। एजेंट साहब तो उनकी दक्षता पर मुग्ध हो गए। उन्हें राय साहब की उपाधि मिली और उनके अधिकारों में भी वृद्धि हुई। उन्होंने अपनी आत्मा को उठाकर ताक पर रख दिया था। उनकी यह साधना थी कि महाराज और एजेंट दोनों प्रसन्न रहें। संपूर्ण रीति से पूरी हो गई। रियासत में ऐसा स्वामी भक्त सेवक दूसरा न था। राजा साहब अब कम से कम 3 साल के लिए निश्चिंत थे। एजेंट खुश है तो फिर किसका भय। कामुकता, लंपटता और भांति भांति के दुर्व्यसनों की लहर प्रचंड हो उठी। सुंदरियों की टोह लगाने के लिए सुरागरसानों का एक विभाग खुल गया, जिसका संबंध सीधे राजा साहब से था। एक बूढ़ा खुर्राट जिसका पेशा हिमालय की परियों को फंसाकर राजाओं को लूटना था और जो इस पेशे की बदौलत राज दरबारों में पूजा जाता था, इस विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। नई नई चिड़ियाएं आने लगी। भय, लोभ और सम्मान सभी अस्त्रों से शिकार खेला जाने लगा। लेकिन एक ऐसा अवसर भी पड़ा जहां इस तिकड़म की सारी सामूहिक और वैयक्तिक चेष्टाएं निष्फल हो गई और गुप्त विभाग ने निश्चय किया कि इस बालिका को किसी तरह उड़ा लाया जाए और इस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन का भार मिस्टर मेहता पर रखा गया, जिनसे ज्यादा स्वामी भक्त सेवक रियासत में दूसरा न था। उनके ऊपर महाराज साहब को पूरा विश्वास था। दूसरों के विषय में संदेह था कि कहीं रिश्वत लेकर शिकार बहका दें या भंडाफोड़ कर दें या अमानत में खयानत कर बैठें। मेहता की ओर से उन बातों की शंका न थी। रात को 9 बजे उनकी तलबी हुई। अन्नदाता ने हुजूर को याद किया है। मेहता साहब ड्योढ़ी पर पहुंचे तो राजा साहब पाई बाग में टहल रहे थे। मेहता को देखते ही बोले, आइए मिस्टर मेहता, आपसे एक खास बात में सलाह लेनी है। यहाँ कुछ लोगों की राय है कि सिंह द्वार के सामने आपकी एक प्रतिमा स्थापित की जाए, जिससे चिरकाल तक आपकी यादगार कायम रहे। आपको तो शायद इसमें कोई आपत्ति न होगी, और यदि हो भी तो लोग इस विषय में आपकी अवज्ञा करने पर भी तैयार हैं। सत्या की आपने जो अमूल्य सेवा की है, उसका पुरस्कार तो कोई क्या दे सकता है, लेकिन जनता के हृदय में आपसे जो श्रद्धा है, उसे तो वह किसी न किसी रूप में प्रकट ही करेगी। मेहता ने बड़ी नम्रता से कहा, यह अन्नदाता की गुण महकता है। मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ। मैंने जो कुछ किया वह इतना ही है कि नमक का हक अदा करने का सदैव प्रयत्न किया, मगर मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूँ। राजा साहब ने कृपालु भाव से हंसकर कहा, आप योग्य हैं या नहीं, इसका निर्णय आपके हाथ में नहीं है मिस्टर मेहता। आपकी दीवानी यहाँ न चलेगी। हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपनी भक्ति का परिचय दे रहे हैं। थोड़े दिनों में न हम रहेंगे न आप रहेंगे। उस वक्त भी यह प्रतिमा आपकी मूक वाणी से कहती रहेगी कि पिछले लोग अपने उद्धारकों का आदर करना जानते थे। मैंने लोगों से कह दिया है कि चंदा जमा करें। एजेंट ने अब की जो पत्र लिखा है, उसमें आपको खास तौर से सलाम लिखा है। मेहता ने जमीन में गड़कर कहा, यह उनकी उदारता है। मैं तो जैसा आपका सेवक हूं, वैसा ही उनका सेवक हूं। राजा साहब कई मिनट तक फूलों की बहार देखते रहे। फिर इस तरह बोले मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। तहसील खास में एक गांव लगनपुर है। आप कभी वहां गए हैं? हाँ अन्नदाता, एक बार गया हूं। वहां एक धनी साहूकार हैं। उसी के दीवान खाने में ठहरा था। अच्छा आदमी है। हाँ, ऊपर से बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अंदर से पक्का पिशाच। आपको शायद मालूम ना हो, इधर कुछ दिनों से महारानी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है और मैं सोच रहा हूँ उन्हें किसी सैनिटोरियम भेज दूँ। वहाँ सब तरह की चिंताओं एवं झंझटों से मुक्त होकर वह आराम से रह सकेंगी। लेकिन रनिवास में एक रानी का रहना लाजिम है। अफसरों के साथ उनकी लौंडियाँ भी आती हैं और भी कितने अंग्रेज मित्र अपनी लेडियों के साथ मेरे मेहमान होते हैं। कभी राजे महाराजा भी रानियों के साथ आ जाते हैं। रानी के बगैर लेडियों का आदर सत्कार कौन करेगा? मेरे लिए यह वैयक्तिक प्रश्न नहीं, राजनीतिक समस्या है, और शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे। इसलिए मैंने दूसरी शादी करने का इरादा कर लिया है। उस साहूकार की एक लड़की है जो कुछ दिनों अजमेर में शिक्षा पा चुकी हैं।
मैं एक बार उस गांव से होकर निकला तो मैंने उसे अपने घर की छत पर खड़ी देखा। मेरे मन में तुरंत भावना उठी कि अगर यह रमणी रनिवास में आ जाए तो रनिवास की शोभा बढ़ जाए। मैंने महारानी से अनुमति लेकर साहूकार के पास संदेशा भेजा, लेकिन मेरे द्रोहियों ने उसे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि उसने मेरा संदेशा स्वीकार न किया। कहता है कन्या का विवाह हो चुका है। मैंने कहला भेजा, इसमें कोई हानि नहीं, मैं तावान देने को तैयार हूं। लेकिन दुष्ट बराबर इनकार किए जाता है। आप जानते हैं प्रेम असाध्य रोग है। आपको भी शायद इसका कुछ न कुछ अनुभव हो। बस यह समझ लीजिए कि जीवन निरानंद हो रहा है। नींद और आराम हराम है। भोजन से अरुचि हो गई है। अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो समझ लीजिए कि मेरी जान पर बन आएगी। सोते जागते वही मूर्ति आंखों के सामने नाचती रहती है। मन को समझाकर हार गया और अब विवश होकर मैंने कूटनीति से काम करने का निश्चय किया है। प्रेम और समर में सब कुछ क्षम्य है। मैं चाहता हूं आप थोड़े से मताबर आदमियों को लेकर जाएं और उस रमणी को किसी तरह ले आएं। खुशी से आए खुशी से, बल से आए बल से, इसकी चिंता नहीं। मैं अपने राज्य का मालिक हूं। इसमें जिस वस्तु पर मेरी इच्छा हो उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का नैतिक या सामाजिक स्वत्व नहीं हो सकता। ये समझ लीजिए कि आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। कोई दूसरा ऐसा आदमी नहीं है जो इस काम को इतने सुचारू रूप से पूरा कर दिखाए। आपने राज्य की बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं। यह उस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और आप जन्म जन्मांतर तक राजवंश के इष्ट देव समझे जाएंगे। मिस्टर मेहता का मरा हुआ आत्मगौरव एकाएक सचेत हो गया। जो रक्त चिरकाल से प्रवाह शून्य हो गया था उसमें सहसा उद्रेक हो उठा। त्योरियां चढ़ाकर बोले, तो आप चाहते हैं मैं उसे किडनैप करूं? राजा साहब ने उनके तेवर देखकर आग पर पानी डालते हुए कहा, कदापि नहीं मिस्टर मेहता, आप मेरे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहा हूं। कार्य सिद्धि के लिए आप जिस नीति से चाहे काम ले सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। मिस्टर मेहता ने और भी उत्तेजित होकर कहा, मुझसे ऐसा पाजीपन नहीं हो सकता। राजा साहब की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। अपने स्वामी की आज्ञा पालन करना पाजीपन है? जो आज्ञा नीति और धर्म के विरुद्ध हो उसका पालन करना बेशक पाजीपन है। किसी स्त्री से विवाह का प्रस्ताव करना नीति और धर्म के विरुद्ध है। इसे आप विवाह कहकर विवाह शब्द को कलंकित करते हैं। यह बलात्कार है। आप अपने होश में हैं? खूब अच्छी तरह। मैं आपको धूल में मिटा सकता हूं, तो आपकी गद्दी भी सलामत ना रहेगी। मेरी नेकियों का यही बदला है नमक हराम। आप अब शिष्टता की सीमा से आगे बढ़ रहे हैं राजा साहब। मैंने अब तक अपनी आत्मा की हत्या की है और आपके हर एक जा और बेजा हुक्म की तामील की है, लेकिन आत्मसेवा की भी एक हद होती है जिसके आगे कोई भला आदमी नहीं जा सकता। आपका यह कृत्य जघन्य है और इसमें जो व्यक्ति आपका सहायक हो वह इसी योग्य है कि उसकी गर्दन काट ली जाए। मैं ऐसी नौकरी पर लानत भेजता हूं। यह कहकर वह घर आए और रातों रात बोरिया बक्सा समेटकर रियासत से निकल गए। मगर इससे पहले सारा वृतांत लिखकर उन्होंने एजेंट के पास भेज दिया।